both fx and gx are differentiable in neighborhood of this point A and satisfies these conditions. Number one condition is suppose limit of fx as x tend to A इज जीरो, कि ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट जीरो है, और जो नीचे फंक्शन लिखा है लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड टू ए is also zero. This is first condition. Second condition is g dash x is not equal to 0 for all x in neighborhood of a. अच्छा जी, तीसरी कंडीशन ये है f डैश x ओवर g डैश x when x tend to a, this limit should exist. अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं देन वी हैव दिस रिजल्ट, जो मैंने कल ये ऊपर लिख दिया था कि लिमिट ऑफ एफ एक्स over gx as x tend to a will be same as limit f dash x over g dash x and x tend to a. कि एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब जो गिवन फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा. अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या चीज है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कि अगर मेरा फंक्शन 0/0 फॉर्म है और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म है, 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी है, 0 रेज टू पावर 0 है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है. अगर फंक्शन इनमें से किसी फॉर्म का है तो इसका मतलब कि यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है. लेकिन लगेगा कैसे? पहले तो मेरे को ये जो एफ एक्स है उसको किसी तरह से इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ये 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, मतलब इसको मैं किसी तरह से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके इसको एफ एक्स ओवर जी एक्स फॉर्म में बनाना है. चाहे वो फंक्शन मेरा मान लीजिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म का है, 0 पावर इन्फिनिटी है, 0 पावर 0 है, 1 पावर इन्फिनिटी है. मतलब इनमें से भी अगर किसी फॉर्म का है फंक्शन तो मेरे को कुछ कैलकुलेशन करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो हो जाएगा. ये जितनी भी फॉर्म्स है all these forms can be converted into either 0/0 और infinity over infinity forms. तो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? ये एल हॉस्पिटल वाली तीन कंडीशंस चेक करनी है ये एफ एक्स और जी एक्स के लिए. अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं तो हमने क्या करना है? वो फंक्शन का ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर देना है, तो उसकी लिमिट और ओरिजिनल कोशेंट की लिमिट, ये लिमिट सेम होंगी. तो अब मैं कोई क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं कि ये इवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 x e रेज टू पावर x माइनस लॉग 1 प्लस x ओवर x स्क्वायर. अच्छा, पहले तो ये चेक करें कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. इसको ऊपर सीधा x को 0 पुट कर दो. जब ऊपर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग इज 0. इधर x में 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1 एंड log 1 इज 0. तो 0 माइनस 0 ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे ये x स्क्वायर है, इसको 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा. सो दिस इज 0/0 फॉर्म. तो इसका मतलब कि ये मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ प्रोवाइडेड कि मेरे वो कंडीशंस जो हैं
वो फुलफिल होनी चाहिए जो हमने ऊपर लिखी है। कि ये कंडीशंस जो है ना, इस पे तीनों कंडीशंस वो लग रही हैं उसकी, एल हॉस्पिटल रूल की। तो इसका मतलब मैं इसका ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर सकता हूँ। तो ऊपर डेरिवेटिव कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस लॉग वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स। अच्छा, ये दोनों वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, सो जीरो प्लस जीरो, सो दिस इज अगेन जीरो ओवर जीरो फॉर्म। तो इसका मतलब कि दोबारा से इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर दें। ऊपर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस ये ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स माइनस, अब इसका डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्र, तो एक माइनस पहले से पड़ा है, सो दिस इज प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स होल स्क्र डिवाइडेड बाय टू। अब नहीं, मेरे पास वो जीरो ओवर जीरो फॉर्म, नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो ओवर जीरो फॉर्म। तो इसका मतलब अब फर्दर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। तो अब सीधा ऊपर एक्स को जीरो पुट कर दो और लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वन आएगा, यहाँ पे इधर भी वन आएगा, और इधर एक्स को जीरो पुट किया, वन ओवर वन वन आएगा डिवाइडेड बाय ये टू है, सो आंसर विल बी थ्री ओवर टू। वो जो उसकी कंडीशंस हैं एल हॉस्पिटल रूल की, कि ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट भी जीरो है, क्योंकि अगर एक्स को जीरो जीरो पुट कर दे तो जीरो आ जाएगा। नीचे वाले फंक्शन की लिमिट भी जीरो है। दूसरी कंडीशन है कि जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव कर दें तो जो डेरिवेटिव है वो जीरो की डिलीटेड नेबरहुड में जीरो नहीं आना चाहिए, कि उसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा थ्री टेन स्केयर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स दैट इज सीकेंड स्केयर एक्स। तो ये जीरो कब होगा, अगर एक्स को जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो है, पर जीरो के नियर कोई भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे ये टेन की या ये सीकेंट मतलब वन ओवर कॉस है, तो कॉस की किसी की भी वैल्यू जीरो के अबाउट पुट करो तो वो आंसर मेरा नॉन जीरो रहेगा। ऊपर डेरिवेटिव करके मेरे पास आंसर आएगा वन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव किया था वो आया था थ्री टेन स्केयर एक्स इंटू सीकेंड स्केयर एक्स, सीकेंड स्केयर एक्स। अच्छा, ये अभी भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म है, कि मैं अगर यहाँ कॉस को जीरो पुट कर दूं, कॉस जीरो इज वन, और ऊपर ये भी वन का डेरिवेटिव जीरो है, सॉरी वन का डेरिवेटिव कॉस जीरो इज वन, तो वन माइनस वन जीरो, और डिवाइडेड बाय टेन एक्स को जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये वाला चीज भी जीरो आ जाएगी, सो दिस इज अगेन जीरो ओवर जीरो फॉर्म। तो इसमें फिर ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर देते हैं, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब ऊपर डेरिवेटिव किया तो ये क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से पड़ा है ऊपर, तो आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय इस चीज का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। सो पहले फर्स्ट फंक्शन टेन स्केयर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स, तो ये आएगा टू सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव 2 tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये अच्छा, दिस थिंग इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 3 tan x। tan x जो है दैट इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। जो ओवर कॉस एक्स है मैं वो ऊपर लगा देता हूँ कि कॉस एक्स इंटू, तो यहां से tan x कॉमन ले लिया तो खाली एक tan x बचेगा। तो मेरे पास ये एक tan x ये पड़ा है, सीकेंट पड़ा है 2 tan² x सीकेंट² x ये है, प्लस 2 इधर से tan x कॉमन ले लिया तो ये सीकेंट 4x ये बचेगा। और यहां से ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब अब डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर देनी है। तो जब ऊपर x को 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो आएगा 1, नीचे क्या आएगा, सो दिस इज 3 इंटू ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा 0, ये होएगा 1 तो यहाँ पे बचेगा 2। तो दिस इज 0 प्लस 2 तो दैट इज 1/6। सो दिस विल बी द आंसर। Exists but cannot be evaluated by L hospital rule, but cannot be evaluated by L hospital rule। अब देखिए वैसे तो ये अगर x को 0 पुट करेंगे या इधर tan x में 0 पुट करेंगे इट इज 0/0 फॉर्म, तो है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पर क्वेश्चन ये है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन वैसे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वो देखेंगे इसमें क्या खराबी है कि क्यों नहीं लग सकता इस पे एल हॉस्पिटल रूल। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं ऊपर और नीचे, वही है लिमिट x टेंड टू 0 x² साइन 1/x ओवर tan x, it is 0/0 form, so it should be equal to limit x टेंड टू 0 x² साइन 1/x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय tan x का डेरिवेटिव प्रोवाइडेड all the three conditions of L hospital rule are met। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब ये ऊपर वाली लिमिट और ये वाली लिमिट बराबर है। तो अब मैं कहता हूं कि लेटस कंप्यूट ये जो लिमिट है ये डैश वाली, लेटस कंप्यूट लिमिट x टेंड टू 0, वो डैश को मैं डी डी एक्स लिख देता हूं कि डी एक्स ऑफ दिस x² साइन 1/x एंड डी एक्स ऑफ दिस tan x। ये कंप्यूट करके देखते हैं। सो दिस थिंग इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। अब ये डेरिवेटिव ऊपर नीचे कंप्यूट किए हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल ही लगाया है, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ना इसका आंसर ये आ जाता है यहाँ पे -cos 1/x। तो
अगर आपको अपना वो लिमिट वाला चैप्टर याद हो तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती x टेंड टू जीरो, कॉस 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती नियर जीरो बाय कॉशी क्राइटेरिया की। तो अब अगर हम सोचें कि लॉपिटल रूल इस क्वेश्चन पे ट्रू है, अगर लॉपिटल रूल ट्रू है तो इसका मतलब कि ये जो लिमिट है, दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू दिस ओरिजिनल लिमिट, पर ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब कि ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम ये कंक्लूजन निकाल के बैठ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है एफ एक्स ओवर जी एक्स कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये कंक्लूजन गलत है। तो लॉपिटल रूल तभी लगाना है जब ये डैश वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। तो अब हम ये देखें कि उसको वैसे कैसे कंप्यूट कर सकते हैं कि बिना लॉपिटल रूल यूज किए। सो लिमिट x टेंड टू जीरो एक्स स्क्र साइन 1/x ओवर 10x, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड टू जीरो x ओवर 10x, ये अलग लिख लें, लिमिट x टेंड टू जीरो x साइन 1/x ये अलग लिख दें। सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिमिट x टेंड टू जीरो, ये इसको साइन x ओवर कॉस x, जो कॉस x है वो ऊपर आ जाएगा कॉस x इंटू एक्स ओवर साइन x इंटू लिमिट x टेंड टू जीरो x साइन 1/x। अब हमने ये किया हुआ है कि x ओवर साइन x टेंड टू जीरो, इतनी सी चीज की लिमिट तो है 1। कॉस में भी अगर x को जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो है 1, तो ये जो पहले वाला फैक्टर है इसकी लिमिट तो आ गई 1। दूसरे वाला जो फैक्टर है ये साइन 1/x, दिस इज बाउंडेड फंक्शन, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1। और इधर सेकंड जो है x, इसकी लिमिट 0 है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी बाउंडेड थिंग विल बी 0। तो ये टोटल थिंग इसकी लिमिट 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा देता हूं, तो 1 इंटू 0 इज 0। सो देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट तो आ रही है 0। तो अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स कर दूं ऊपर और नीचे, ये जो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हमने करके देखा ये हो रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इस टाइम में इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता। इक्वेट तभी करना है जब ये ऊपर वाली लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अगर एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे तो उस केस में हम ओरिजिनल फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये डैश वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी वो उसके पहली वाली लिमिट के बराबर है। ये चीज आपने याद रख लेनी है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव कर दूं और नीचे डेरिवेटिव कर दूं और उसकी फिर लिमिट लगा दूं, उस चीज को क्या मैं इसके बराबर कह सकता हूं? तो वो देखिए जरा कि अगर मैं ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर दूं, ऊपर डेरिवेटिव करके कितना आएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव कर दिया 1 आ गया। तो इसकी लिमिट कर दे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये जब cos x x टेंड टू इन्फिनिटी, cos इज ए बाउंडेड फंक्शन बिटवीन -1 एंड 1, पर जब x वेरी वेरी लार्ज नंबर है तो हमें उसका cos ये तो पता है -1 1 के बीच है, पर वो कितना है वो तो नहीं पता। तो 1 माइनस समथिंग अननोन इज टोटल थिंग इज अननोन, सो दिस थिंग is completely unknown, or I can say this does not exist। तो ये अगर मैं सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दूं, तो मैं कह दूं कि क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब कि वो ऊपर वाली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर ये चीज गलत है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मेरे को एल हॉस्पिटल रूल यूज किए बगैर किसी तरह से इस लिमिट को फाइंड आउट करना है।
तो देखें कि हम उसको किसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो मेरे पास है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स। तो मैं कहता हूं कि पुट एक्स इक्वल टू 1/y एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दिस इंप्लाइज y विल टेंड टू 0, कि जब y वेरी वेरी स्मॉल होगा उसका रेसिप्रोकल वेरी वेरी लार्ज होगा। तो यहाँ पे ये लिमिट हो जाएगी लिमिट y टेंड टू 0, x को 1/y पुट कर दो तो 1/y माइनस साइन 1/y डिवाइडेड बाय इस x की जगह पे भी 1/y। तो ये y जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा लिमिट y टेंड टू 0, वो y ऊपर चला गया और इधर मल्टीप्लाई होके 1 माइनस वाई साइन 1/y ये बचेगा। तो अब इस चीज की लिमिट तो मेरे को पता है कि 0 है, क्योंकि ये साइन 1/y बाउंडेड है एंड फर्स्ट फंक्शन हैज लिमिट 0, 0 इंटू बाउंडेड थिंग इज 0, और इधर लिमिट 1 है। सो इस फंक्शन की मैंने लिमिट कैलकुलेट करके दिखा दी कि दिस लिमिट इज 1, और ये 0/0 फॉर्म भी था। पर अगर सिंपल 0/0 यानी इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म था, अगर सिंपल इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म देख के हम सीधा ये लॉपिटल रूल लगाने लग जाएं, तो हमारा जो है ना आंसर, वो हम किसी गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। लॉपिटल रूल तभी लगाना है जब ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम कह देंगे कि दिस इज इक्वल टू द ओरिजिनल लिमिट। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने अल्टरनेट वे जो है वो एक्सप्लोर करने हैं। रेज टू पावर 10x लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। तो अब ये जो है 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म है, तो इसका मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। पर इनडिटर्मिनेट तो है, तो इसमें लॉपिटल रूल लगाने के लिए मेरे को पहले वो इसको लिखना पड़ेगा किसी तरह से एफ एक्स ओवर जी एक्स वाली फॉर्म में। तो अगर ये एफ एक्स ओवर जी एक्स वाली फॉर्म में लिखा जाए, उसके बाद मैं लॉपिटल रूल की कंडीशंस चेक करके वो रूल यूज कर सकता हूं। अभी मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म है विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो एल हॉस्पिटल रूल कैन बी यूज्ड हियर। पर वो कैसे, अब वो देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 10x। तो इसका लॉग कर दो दोनों साइड, लॉग y इज इक्वल टू 10x लॉग साइन एक्स। तो ये करने के बाद ऊपर मेरे पास ये आ जाएगा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, ये टेन को हम लिख देते हैं कॉस ओवर साइन। यहाँ इसको लिखो लॉग साइन एक्स ओवर, यहाँ पे नीचे कॉट लिख दो, दिस इज कॉट एक्स, दिस इज लॉग वाई, और लिमिट भी है इसकी एक्स टेंड टू 0। सो लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो इधर लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब अगर ऊपर 0 पुट कर दे, साइन 0 0 एंड log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, कॉट 0 इज कॉट 0 कितना आएगा, जो tan 0 होता है वो 0 होता है, और cot 0 उसका रेसिप्रोकल है, दैट इज वेरी लार्ज थिंग। सो दिस इज इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं ऊपर और नीचे, और अगर डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो इसके बराबर होगी। अगर डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो मैं कह दूंगा कि फिर मैं लॉपिटल रूल नहीं लगा सकता, फिर किसी और तरीके से लिमिट कैलकुलेट करनी है। पर अपना जैसे टाइम भी हो चुका है, तो ये आप लिमिट इसकी कैलकुलेट करेंगे, बुक में सॉल्व है ये क्वेश्चन। तो ये लिमिट कैलकुलेट करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद जो न्यू फंक्शन आता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जितनी वो लिमिट आ जाएगी वो इसकी लिमिट आ जाती है यहाँ पे 0। तो ये log y की लिमिट जो है वो 0 आई है। उसके बाद क्या करना है, टेक एंटी लॉग।
तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 0 कर देना है, सो आंसर इज 1। सो y क्या था, ये वाला इसकी लिमिट, सो सॉरी लिमिट ऑफ y x टेंड टू 0, दिस थिंग इज e पावर 0 इज 1। तो इसका मतलब कि इसकी जो लिमिट है x टेंड टू 0, दिस गिव्स आंसर 1। So first mean value theorem is Rowe's theorem, which states that if f is a real valued function defined on an interval, on a closed interval ab, such that the following three conditions are satisfied. Number one condition is f is continuous at closed interval ab. Number two, f is differentiable at open interval AB. Number three, FA is equal to FB. अगर ये तीन कंडीशंस कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट a real number c in the open interval AB such that f dash c will be 0 there. कि अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशियबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट a point c in open interval ab where derivative of function is 0. तो इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंशियबल फंक्शन की याद करवा दूं कि किस फंक्शन को हम डिफरेंशियबल कहते हैं। Suppose I have this line as x-axis, this is y, which is fx, and suppose this is graph of some function y equal to fx. अब इस पॉइंट पे मान लीजिए मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या मतलब है। सपोज दिस पॉइंट इज एक्स नोट, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि अगर आप इसका एक नेबरिंग पॉइंट लें एक्स नोट प्लस एच, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो एफ एक्स नोट प्लस एच, उसमें से ये जो प्रीवियस वैल्यू है जहां पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय एच, जो ये लेंथ ऑफ दिस इंटरवल है वो एच कर दो, और इसकी लगा दो लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 0। इस लिमिट का जो आंसर आ जाए उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नोट। सो उसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स नोट। तो ये मेरा पॉइंट एक्स नोट है और ये मेरा पॉइंट एफ एक्स नोट है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा एक्स नोट प्लस एच, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स नोट कोमा एफ एक्स नोट। इस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं। तो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास जो ये लाइन है इसकी स्लोप कितनी है, मतलब डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो इधर वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस यहां पे वाई कोऑर्डिनेट है एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट्स है एक्स नॉट प्लस एच, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट
उनका डिफरेंस किया एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट किया तो खाली एच बच जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है इसकी स्लोप ये है। तो मैं यहां पे ये लिखता हूं, स्लोप ऑफ कॉल्ड, या इसको सीकेंट लाइन भी बोलते हैं, जो कर्व को दो पॉइंट पे कट करे, या कॉल्ड इज इक्वल टू दिस। नाउ सपोज एक्स नॉट प्लस एच पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्स नॉट, कि ये जो पॉइंट है एक्स नॉट प्लस एच, इसने इधर चलना शुरू कर दिया। जब ये इधर चलेगा तो जो ये लेंथ एच है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो एच डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो मेरे पास क्या होगा कि मान लीजिए ये पॉइंट चल के यहां पे पहुंच गया और बी पॉइंट, नया बी डैश पोजीशन बन गई उसकी, और जो पहले कॉल्ड ए बी थी, अब वो, या मेरे को सीकेंट लाइन कहना चाहिए, सीकेंट ए बी थी, अब इस पोजीशन पे जब मेरा ये पॉइंट एक्स नॉट प्लस एच न्यू पोजीशन पे, ये चीज ऐसे आ जाएगी ए बी, ऐसे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखें हो क्या रहा है कि शुरू पे मान लीजिए ये दो ए बी पॉइंट है ये वाले, जब एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट चल के इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो ये सीकेंट लाइन है, ये सीकेंट लाइन धीरे धीरे क्या हो रही है कि ये जगह, जब ये इस पॉइंट से चल के इधर आ गया तो ये सीकेंट लाइन ये हो गई। जब मान लो ये पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड ही कर जाए, तो वो जो सीकेंट लाइन थी कोइंसाइडिंग पोजीशन पे एक तरह से ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। पता चल रहा है ना जी, कि अगर ये लाइन ऐसे इधर मूव होती रहे और ये पॉइंट इधर चलता रहे, ये एक्स नॉट प्लस एच इधर चलता रहे, जब बिल्कुल लिमिटिंग पोजीशन आ जाएगी कि एक्स नॉट प्लस एच will be very very near to x naught, this secant line will become tangent at point a। तो मैं यहां पे ये लिखता हूं कि when h will be very very near to zero, the secant ab will approach to tangent at a। अच्छा, तो मेरे पास जो ये था स्लोप ऑफ सीकेंट, उसमें अब जब मैंने इसकी लिमिट लगा दी, लिमिट एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच एंड एच टेंड टू जीरो। तो पहले मेरे पास थी ये सीकेंट लाइन ए बी और इनके बीच का डिस्टेंस था एच। जब मैंने एच को जीरो कर दिया तो जो ये कॉल्ड थी वो मेरे पास बन गई टेंजेंट एच इक्वल टू जीरो पे, ए और बी कोइंसाइड कर गए। तो पहले ये फॉर्मूला मेरे को क्या बता रहा था, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। तो जब ये बी पॉइंट इधर मूव कर रहा है, हर बार ये मेरे को स्लोप ही बता रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप बता रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप बता रहा है। इसका मतलब इस लिमिटिंग पोजीशन पे भी मेरे को स्लोप बता रहा है। लेकिन स्लोप किस चीज की आएगी, नाउ इट विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट
ए। और ये जो चीज है दिस लिमिट, इस लिमिट का नाम तो मैंने एफ डैश एस पॉइंट एक्स नोट रखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नोट। इसका मतलब जब मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करता हूं तो क्या चीज कंप्यूट हो जाती है कि अगर मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूं और उस एक्स नोट पॉइंट के ऊपर जाके ग्राफ पे टेंजेंट ड्रा करूं, उस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी वो मेरे को डेरिवेटिव बता देता है। देखिए एक एग्जांपल से, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र है, इसका ग्राफ अगर ड्रा करना हो तो इसका ग्राफ ये पैराबोला सा होता है। अब जब हम कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आ गया 2x, लेकिन ये 2x कंप्यूट क्या हुआ है, कंप्यूट ये हुआ है अब इसमें कि मान लीजिए ये मेरा पॉइंट यहाँ पे x है, यहाँ कोई फिक्स पॉइंट x नोट है, उस x नोट पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ जहां पे कट कर रहा है यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो। ये टेंजेंट की जितनी स्लोप है, वैसे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, अगर टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है देन स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। पर यहां मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने प्रूव किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके कि वो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स जब किए थे तो वो मेरा आंसर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं एक्स नॉट, तो जो आंसर आया 2x नॉट, दिस इज स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट। मान लीजिए मैं x को 1 पुट कर दूं तो dy बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। कि अगर x 1 है उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसकी स्लोप 2 है, उसके बाद अगर x को 2 ले लें तो dy बाई डी एक्स में x इक्वल टू 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू टू 4 आ जाएगा। तो दैट 4 tells me that when x has value 2 and take the tangent above this point 2, the slope of that tangent will be 4। तो अब आपको डेरिवेटिव और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया जी। केस वन, if fx is a constant function, then number one, f is continuous। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस होता है। नंबर टू, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस होता है। इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन ओवर द इंटरवल, ओवर द इंटरवल ए बी, मान लीजिए कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट है इस इंटरवल पे, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ इज डिफरेंशिएबल इन open interval, continuous in closed interval। नंबर थ्री, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि मेरा फंक्शन ही कांस्टेंट है। मान लो फंक्शन मेरे को दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, तो अब मैं इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करता रहूं मेरा आंसर तो हर बार के आना है। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी के है। तो अब रोज थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब इसमें ए बी में एक पॉइंट होना चाहिए, देयर मस्ट एग्जिस्ट सी इन ए बी वेयर f dash c is 0, but since fx is constant, so its derivative is 0 for all c in AB, therefore
theorem is true for constant functions. थ्योरम ये कहती है कि मेरे पास एक सी पॉइंट होना चाहिए जहां पे डेरिवेटिव जीरो है, पर अगर कांस्टेंट फंक्शन है वो तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है। तो एक पॉइंट की बजाय हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स इस केस में आ गए जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। तो इसका मतलब जो फंक्शन कांस्टेंट है उनके लिए ये रोज थ्योरम जो है उसका रिजल्ट सही है कि मेरे पास सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। अच्छा, अब केस टू, मान लीजिए फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। लेट एफ ए बी टू आर इज नॉट कांस्टेंट, is not a constant function. Let capital M and small m be sup of fx, x belongs to AB, and infimum of fx, x belong to AB। कि ये जो मेरा AB डोमेन है, डोमेन के हर पॉइंट पे मैंने f कैलकुलेट करके वो रेंज वाला सेट आ गया। तो सुप मींस उसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है, जो इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू है, तो वो मान लिया मैंने कैपिटल M है। और इनफिमम जो है इस सेट की, वो मान लिया मैंने वो स्मॉल m है। अब एक थ्योरम हमने कंटिन्यूस वाले चैप्टर में ये की थी कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, m कैपिटल M एंड स्मॉल m आर maximum and minimum values over interval AB, then there exist some points C and D in the interval AB where FC is equal to capital M and FD is equal to small m, कि ये supremum और infimum are assumed by the function। याद है ये थ्योरम कि ये कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एज्यूम करता है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल। देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स C and D in closed interval AB such that FC is equal to maximum value and FD is equal to मिनिमम वैल्यू। अब मैं कहता हूं कि नाउ एट लीस्ट वन ऑफ FC FD is not equal to FA। FA और FB दो बराबर है, ये हमें दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल एंड फाइनल पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की बराबर है। अब मेरे पास दो पॉइंट और है C और D जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो मैं कहता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू या इस FA इक्वल टू FB से डिफरेंट होगी या मिनिमम वैल्यू FA FB से डिफरेंट होगी। क्यों? मान लीजिए ये कैपिटल M भी इसके बराबर है विच इज FC, और स्मॉल m भी इसके बराबर है, स्मॉल m इज सम FD। तो इससे तो ये हो गया कि मेरा फंक्शन ही कांस्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उतनी ही मिनिमम वैल्यू है, कि फंक्शन ना तो ज्यादा हुआ ना कम हुआ, तो फंक्शन कांस्टेंट ही रहा। पर कांस्टेंट तो है नहीं, इसका मतलब मेरा फंक्शन कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है
तो वो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किसी पॉइंट पे मिनिमम होगा, और एक पॉइंट मेरे पास ये है जो एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही इससे डिफरेंट हो, एफ ए एफ बी से दोनों पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंट हो सकते हैं, पर मैं कहता हूं कि कम से कम एक जरूर डिफरेंट होगा, दोनों एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, सो मैं कहता हूं नाउ एट लीस्ट वन ऑफ एफ सी एफ डी इज नॉट इक्वल टू this thing. So let FC is not equal to FA. Therefore, f of x is less than or equal to FC for all x belonging to open interval AB. अब ये देखिए क्यों है भाई, एफ सी जो है ना मेरे फंक्शन की वैल्यू का मैक्सिमम है। एफ सी जो है जिसका नाम मैंने एम रखा है, दिस इज सुप ऑफ एफ एक्स, x belongs to domain of function which is AB। तो अगर मेरा एफ सी मैक्सिमम है तो इसका मतलब बाकी वैल्यूज तो इससे लेस होंगी, या कोई वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि उसके बराबर आ जाए। तो एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी is less than or equal to 0 for all x in interval AB। अच्छा, अब दो केसेस हैं। नंबर वन, x लेस देन सी, x ग्रेटर देन सी। ये मेरा x एक्सिस है, इधर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये मेरा फंक्शन है। तो इस c पॉइंट पे, ये पॉइंट c है जहां पे ये जो एफ सी है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो अब जो x है वो या तो इधर हो सकता है c से छोटा, या x इधर हो सकता है c से बड़ा। अगर x लेस देन c है, इट मींस x माइनस सी इज नेगेटिव नंबर। तो अगर मैं x माइनस सी से डिवाइड कर दूं यहां पे, सो एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर x माइनस सी, तो अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो लेस विल बिकम ग्रेटर। दूसरा केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन c, नाउ x माइनस सी विल बी पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहां पे आएगा एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी, पॉजिटिव से डिवाइड करने से लेस विल रिमेन लेस, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं ये अज्यूम करने लगा हूं कि x जो है c से लेस तो है, पर c के वेरी वेरी नियर है। तो मैं ये लिमिट लगा देता हूं कि लिमिट x टेंड टू c, और c से थोड़ा इसलिए छोटा रहना, इसलिए ऊपर छोटा सा एक नेगेटिव लगा देते हैं कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड c बट इट रिमेन्स लेस देन c। इन दैट केस एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर x माइनस सी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अब इधर सेम चीज करें, लिमिट x टेंड टू c प्लस कि x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है पर रहेगा हमेशा c से बड़ा ही। तो ये आएगा एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर x माइनस सी, सो दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये दूसरा रिजल्ट। अच्छा, अब जो मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको ऊपर बताई थी, वो मैंने क्या किया था कि ये पॉइंट एक ए लिया था, या x और x प्लस एच था,
तो मैंने फिर क्या किया कि इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर दी। यहाँ पे वैल्यू अगर एफ एक्स प्लस एच है, इधर वैल्यू एफ एक्स है, तो मैंने किया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है, अ, वो x प्लस एच में से x माइनस कर दिया तो h आ गया था, और उसके बाद कर दिया था लिमिट h टेंड टू 0 कि ये डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। अब डेरिवेटिव की एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन और देखिए। अगर मैं x और ये x प्लस एच लेने की बजाय ये ले लूं, एक पॉइंट ले लूं यहाँ पे x, या एक पॉइंट यहाँ पे c फिक्स पॉइंट, और एक x इधर ले लूं और x यहाँ इधर ले लूं, तो यही फॉर्मूला पहले मैं इन दो पॉइंट्स पे लगाता हूं। तो मेरा फॉर्मूला ये क्या कहता है कि पहले इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करो जो एंड पॉइंट है, एफ एक्स, माइनस जो ये इनिशियल पॉइंट है इस पे वैल्यू कैलकुलेट कर दो, एफ सी। सो एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय, पहले मैंने क्या किया था, ये जो विड्थ है एच थी उससे डिवाइड किया था। तो अभी ये विड्थ कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस यहां तक x है, यहां तक c है, तो x माइनस सी कर दोगे तो ये विड्थ आएगी, तो अब x माइनस सी से डिवाइड कर दो। तो अब मैं चाहता हूं कि ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए, तो इसका मतलब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड c, सो लिमिट x टेंड टू c कर दो, और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा प्लस लगा दो ताकि पता चल जाए कि x जो है वो c के राइट साइड है। तो इसका मतलब ये मेरा एक तरह से जो ये लिमिट है, दिस इज डेरिवेटिव, दीज टू थिंग्स आर सेम, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, और इसको मैं राइट हैंड डेरिवेटिव बोलूंगा क्योंकि ये लिमिट मैं फ्रॉम राइट साइड ले रहा हूं, सो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं x इधर एज्यूम कर लूंगा, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा तो उसको मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलूंगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो दो लिमिट्स हैं, एक का नाम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी, दूसरा है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी। पर रोज थ्योरम की कंडीशन नंबर 2 क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। ये देखिए दूसरी कंडीशन है कि f इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, बोथ विल बी इक्वल। तो इसका मतलब क्योंकि मेरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सारे पॉइंट्स पे, तो ये दो लिमिट्स बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये पहली लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दूसरी लिमिट लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर ये वाला नंबर इधर वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, और मेरे को ये कंडीशन दी है कि ये दोनों बराबर है, तो पॉजिटिव थिंग कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव थिंग। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को इक्वल बनाना है तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बिकम 0, राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बिकम 0। सो मैं लिखूंगा सिंस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स exists in AB, therefore left hand derivative is equal to right hand derivative, but this will imply कि वो जो डेरिवेटिव है वो 0 है। दिस विल इम्प्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और थ्योरम प्रूव हो गई है मेरी। पता चल गया जी। मैंने एक पॉइंट लिया एफ सी जहां पे फंक्शन मैक्सिमम है, बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उससे लेस है, तो फिर ये डिफरेंस मेरे पास नेगेटिव आ गया। फिर मैंने कहा एक्स सी से लेस हो सकता है या सी से बड़ा हो सकता है, एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो एक बार पॉजिटिव आ गया साइन, एक बार नेगेटिव साइन आ गया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी। पर लिमिट लगाने के बाद मैंने आपको बता दिया कि ये लिमिट है क्या। इधर वाली चीज मेरे पास आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर वाली लिमिट मेरे पास आ रही है राइट हैंड डेरिवेटिव। सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशियबल,
देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पर इधर जो लिमिट का आंसर है लेफ्ट वाली साइड में, वो या पॉजिटिव है या जीरो है। इधर जो राइट हैंड साइड है, इधर आंसर क्या है, या नेगेटिव है या जीरो है। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक साइड रिजल्ट पॉजिटिव आए और एक साइड नेगेटिव आए और दोनों इक्वल भी हो जाए। वो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं कि अगर दोनों साइड जीरो जीरो आए। तो इसका मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आएगी किसी पॉइंट सी पे। तो हमने ये प्रूव कर दिया।